रेपिस्ट की शातिर चाल और बदलते बयान से डॉक्टर रेप और मर्डर केस और उलझ गया है। कोर्ट में जाते ही संजय रॉय रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि रेप मर्डर उसने नहीं किया। अब सवाल उठ रहा है, क्या किसी के इशारे पर संजय रॉय नई नई कहानी बना रहा है या फिर कोई है जो रेपिस्ट को बचा रहा है? सीबीआई के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सीबीआई ने संजय रॉय को जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने वो रोने लगा। जज के सामने रेप मर्डर केस में खुद को निर्दोष और बेगुनाह बताने लगा। जज के सामने रोते हुए कहा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। डॉक्टर से रेप मर्डर के आरोपी ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट से सोने की इजाजत मांगी। बोला, सीबीआई की लगातार पूछताछ से मैं थक गया हूं। 2 हफ्ते से कोलकाता पुलिस और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अगले दिन सीबीआई प्रेसिडेंसी जेल पहुंची। सीबीआई ने 3.5 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट किया। पॉलीग्राफी टेस्ट में भी 2 तरह की बातें सामने आ रही। पहली कि संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कातिल संजय रॉय ने पूछताछ में कबूल किया था कि उसने रेप करने के बाद इसलिए पीड़िता की हत्या की क्योंकि वो लगातार चिल्ला रही थी। ट्रेनी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए संजय रॉय ने उसका जोर से गला दबाया और तब तक दबा कर रखा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी रह चुका था, इसलिए पीड़िता उसके हाथों से खुद का बचाव नहीं कर पाई। संजय रॉय को पकड़े जाने का डर लग रहा था और उसने अपने हाथों से पूरी ताकत से पीड़िता का गला दबाया। दूसरी खबर यह है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय ने झूठ को भी सच बना दिया। पॉलीग्राफी टेस्ट में भी सीबीआई को संजय ने घुमा दिया। संजय ने बताया कि जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर को मरा हुआ देखकर वो अस्पताल से भाग गया। कोलकाता पुलिस के सामने रेप और मर्डर की बात कबूली थी। सीबीआई से पूछताछ में भी उसने रेप मर्डर की बात कबूली थी, लेकिन उसका नया बयान सबूतों से मैच नहीं हो रहा। पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे अदालत में सबूत नहीं माने जाते। इससे जांच एजेंसी को केस सुलझाने में मदद मिलती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि शातिर अपराधी पॉलीग्राफ टेस्ट को घुमा सकता है। इसने इस तरह की इमेजेस शुरू होने से पहले लाया होगा जहां पे इसका बीपी, पल्स रेट वगैरह बढ़ गया होगा। अब जब बढ़ गया है पल्स रेट, बीपी, तो अब मशीन, अब कोई भी आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे जो पॉलीग्राफ टेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट और टीम ले रही है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि क्या वो सच बोल रहा है कि क्या वो झूठ बोल रहा है। अब सीबीआई के सामने कई चुनौती। संजय रॉय बयान से मुकर रहा है। सीबीआई के पास सीमित सबूत हैं और वो सबूत जो कोलकाता पुलिस ने जुटाए हैं। 18 दिन बाद भी कोलकाता केस की गुत्थी उलझी हुई है। शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की। कोलकाता पुलिस की जांच पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज की गई। कोलकाता पुलिस पर केस की लीपापोती का भी आरोप लगा। क्राइम सीन में कई पैरों के निशान मिले। क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। सीबीआई के सामने असली चुनौती यही है कि 13 अगस्त को सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया था, तब तक सब कुछ बदल चुका था। क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी थी। 9 अगस्त के दिन क्राइम सीन का वीडियो भी सामने आया, जहां क्राइम सीन पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। क्राइम सीन पर पुलिस के साथ अस्पताल के कई अधिकारी हैं। पहले अस्पताल की तरफ से सुसाइड केस बताने की कोशिश की गई और डॉक्टर का पोस्टमार्टम कोलकाता पुलिस की जांच के दौरान ही हुआ है। क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच कोलकाता पुलिस के सामने हुई है। अब सीबीआई के पास सिर्फ वही सबूत है जो कोलकाता पुलिस ने जुटाए। कोलकाता पुलिस अस्पताल प्रबंधन को कोर्ट से फटकार लग चुकी है कि सेमिनार हॉल के ठीक बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ हुई थी। इतनी चुनौतियों के बाद भी सीबीआई में रहे अधिकारी मानते हैं कि कई ऐसे सबूत हैं जो संजय रॉय को फांसी के फंदे तक ले जा सकते हैं। क्या वो अकेला इन्वॉल्व है या उसके कोई साथ और भी दूसरे हैं? ये इस केस का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है
वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा है। अब सवाल यह है कि सीबीआई के पास कौन कौन से सबूत हैं? वो सबूत जो कोलकाता पुलिस ने जुटाए थे। इसमें संजय के कपड़े और उसके अंडरगारमेंट शामिल हैं। वारदात के दिन संजय ने जो चप्पल पहनी थी वो भी सबूत के तौर पर है। गले में ब्लूटूथ वाला ईयरफोन लगाया था। वारदात की जगह से संजय के हाथ और पैर के निशान भी मिल गए। संजय के बाएं हाथ, बाएं गाल और बाईं जांघ में जख्म मिला है। यह संकेत है कि डॉक्टर ने बचाव के लिए कैसे संघर्ष किया। चोट के ये निशान अब दरिंदगी के सबूत साबित हो सकते हैं। वारदात की जगह से मिले खून की जांच हो चुकी है और इसका सैंपल संजय के खून से मेल खा चुका है। कॉलेज की 2 सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखी हैं। कॉलेज में आते वक्त गले में ब्लूटूथ था, वापस जाते वक्त वो ब्लूटूथ नहीं था। वो ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में मिला। संजय रॉय का मोबाइल टावर लोकेशन भी राज खोलेगा। साफ पता चलेगा कि वारदात के दिन कितनी बार अस्पताल में था। जिस बाइक से संजय कॉलेज आया था उसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। बाइक में केपी यानी कोलकाता पुलिस लिखा था। जो हेलमेट पहना था वो भी सबूत बन सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। रेप और मर्डर के बाद सेमिनार हॉल में फॉरेंसिक टीम पहुंची थी जिसने क्राइम सीन से सबूत जुटाए थे। रेप या गैंगरेप की पुष्टि सीएफएसएल की रिपोर्ट से होती है। सीएफएसएल का मतलब है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। प्राइवेट पार्ट की जांच से रेप या गैंगरेप का पता चलता है। फॉरेंसिक टीम प्राइवेट पार्ट से स्वैब और स्लाइड के नमूने उठाती है। इसके बाद इनकी डीएनए प्रोफाइलिंग निकाली जाती है और अगर प्राइवेट पार्ट में सिर्फ पीड़िता और आरोपी के डीएनए मिले हैं तो ऐसी स्थिति में फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी सीबीआई के पास है। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में संजय का डीएनए डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से लिए गए सैंपल के डीएनए से मिल जाता है तो संजय के खिलाफ यह बड़ा सबूत होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर फॉरेंसिक एविडेंस सही से जुटाए गए और रिपोर्ट सही है जो अब तक सीबीआई को मिल चुकी है और संजय का डीएनए सैंपल डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिल चुका है तो संजय कितना ही क्यों ना झूठ बोल ले, बयान से मुकर जाए, गुमराह कर ले, लेकिन फांसी के फंदे से बच नहीं पाएगा।